नील्स बोर के मॉडल के बाद समरफील्ड मॉडल दिया गया। नील्स बोर ने अपना मॉडल 1913 में दिया था यूनिइलेक्ट्रॉनिक एटम के केस में। उसके बाद समरफील्ड ने अपने मॉडल को दिया 1950 में, 2 साल बाद। समरफील्ड ने एक आइडिया लिया कि जो शेल होती है वो भी डिफरेंट एनर्जी लेवल रखती है, यानी कि शेल के अंदर भी एनर्जी लेवल बने हुए होते हैं, यानी कि आइडिया ऑफ सब शेल। मैं बात कर रहा हूं समरफील्ड मॉडल की। समरफील्ड मॉडल, आइडिया ऑफ सब शेल। और सब एनर्जी लेवल्स। सबसेट का आइडिया समरफील्ड ने 1915 में दिया। हाई रिजोल्यूशन की एक स्पेक्ट्रोस्कोप से इसने लाइन स्पेक्ट्रम को दोबारा से चेक किया। लाइन स्पेक्ट्रम स्टडीड बाय समरफील्ड। by high resolution spectrograph or spectroscope, and he decide that in line spectrum per line contain more than one fine lines, यानी कि एक लाइन जो होती है वो भी एक से ज्यादा लाइंस से बनी हुई होती है। उन लाइंस को हमने क्या नाम दिया? फाइन लाइंस। देन स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड फाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को इसने फाइन स्पेक्ट्रम नाम दिया। और फिर इसने बताया कि जो शेल है वो ऑर्बिट, जो बोर ने बताया था कि ऑर्बिट जो होता है वो सर्कुलर होता है, स्फेरिकल होता है, लेकिन सर्कुलर बताया था इसने बताया कि सर्कुलर के साथ साथ एलिप्टिकल मॉडल भी हो सकता है। यानी कि कैसा हो सकता है? जो ऑर्बिट होता है वो एलिप्टिकल शेप में भी होता है। मींस फाइन स्पेक्ट्रम एंड explain elliptical orbits, और elliptical orbits को इसने एक्सप्लेन किया। कहने का मतलब ये है कि हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से इसने लाइन स्पेक्ट्रम को दोबारा से स्टडी किया। स्टडी में इसको पता चला कि जो लाइन बनती है, जो बोर मॉडल में बताया गया था कि एक लाइन बनती है, वो लाइन इसने बताया कि वो लाइन भी कई छोटी छोटी लाइंस का क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है, जिनको हम फाइन लाइंस बोलते हैं। एक से ज्यादा लाइंस से बनी हुई होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा लाइंस से बनी हुई है तो एनर्जी लेवल्स जो है उनके अंदर, जो सेल का एनर्जी लेवल था जो बताया था किसने? बोर ने, वो सेल का एनर्जी लेवल भी डिफरेंट सब सेल्स के एनर्जी लेवल्स में डिसोसिएट होते हैं या बटे हुए होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस। तो फिर इसने एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब ये है कि सेल के अंदर जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं है। सेल के अंदर जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर के साथ साथ एलिप्टिकल होने के चांसेस भी हैं। इन कंक्लूजन क्या थे? नंबर फर्स्ट, सर्कुलर ऑर्बिट इन्फ्लुएंस्ड बाय nucleus and convert into elliptical orbits also। कहने का मतलब ये था कि जो बोर ने बताया था उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ कि सपोज करो ये N1 है, फर्स्ट सेल है, ये N2 है, सेकंड सेल है, ये सपोज करो N3 है, थर्ड शेल। तो उसने बताया था कि जो लाइन बनेगी वो इन दोनों के एनर्जी गैप के इक्वल होगी, और जो लाइन बनेगी वो इन दोनों के एनर्जी गैप के इक्वल होगी। लाइमन लाइंस की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन दोनों का एनर्जी गैप फिक्स है,
और इन दोनों का भी एनर्जी गैप फिक्स है। अब ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है, इसमें भी एनर्जी गैप जो ये है इसके 2 लेवल्स बने हुए हैं। एनर्जी के लेवल्स कितने बने हुए हैं? 2 लेवल्स। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले लेवल से यहाँ पे आता है तो एनर्जी गैप डेल्टा E1, और इस वाले लेवल से यहाँ पे आता है तो एनर्जी गैप डेल्टा E2। और दोनों में बहुत कम डिफरेंस होता है, मींस दोनों के लैम्डा लगभग सेम होते हैं लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते। तो दोनों में जो गैप आया इसका मतलब क्या हुआ कि सेल भी किसमें कन्वर्ट है? सब सेल्स में कन्वर्ट है, सब सेल्स में डिसोसिएटेड है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू बोर तो एक ही लाइन आनी चाहिए, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यहाँ से कितनी लाइन आनी चाहिए? 2। बोर के अकॉर्डिंग यहाँ से कितनी लाइन आनी चाहिए? 1। लेकिन इसने बताया कि जो थर्ड सेल है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, 3 लेवल्स में बनी हुई होती है। तो 3 लेवल्स में एनर्जी का जो गैप आएगा वो अलग अलग होगा, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। यानी थर्ड सेल से फर्स्ट सेल में आने के लिए 3 फाइन लाइन, सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में आने के लिए 2 फाइन लाइन, यानी हमेशा ही फाइन लाइन से 1 से ज्यादा होगी। तो उस कंडीशन को इसने एक्सप्लेन किया कि शायद जो थर्ड सेल है वो एक ही एनर्जी लेवल नहीं रखती, 1 से ज्यादा एनर्जी लेवल रखती है, लेकिन उनके बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम होता है। और बहुत कम गैप होने की वजह से जो फाइन लाइन्स आई वो बदल गई, नंबर ऑफ फाइन लाइन्स जो टोटल लाइन स्पेक्ट्रम में आ रही थी उससे ज्यादा होंगी और इसके अकॉर्डिंग होगी। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ इसको। इसने बताया कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है, जो बोर ने बताया था, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होता है तो सर्कुलर पाथ से थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होके वो कौन से पाथ में कन्वर्ट हो जाता है? एलिप्टिकल पाथ में भी कन्वर्ट होता है। मींस फर्स्ट सेल के अंदर तो हमेशा ही सर्कुलर पाथ होगा, लेकिन फर्स्ट सेल से बाद में अगर चलते हैं हम नेक्स्ट सेल में तो सर्कुलर पाथ ना रहकर सर्कुलर पाथ के साथ साथ एलिप्टिकल पाथ भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन के। तो उस कंडीशन में इसने 2 क्वांटम नंबर्स यूज किए, 2 क्वांटम नंबर्स of shell expressed by Sommerfeld. One is principal quantum number, which is n, ये n तो बोर ने भी एक्सप्लेन किया था, and second is azimuthal और subsidiary quantum number which is k, n और k। यानी कि n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो सेल को डिसाइड कर रहा है, डिसाइड्स सेल, एंड k सब सेल को डिसाइड करता है। यानी सब सेल के लिए इसने दूसरा क्वांटम नंबर यूज किया k, सेल के लिए वही क्वांटम नंबर यूज किया जो क्वांटम नंबर किसने यूज किया था? बोर ने यूज किया था। यानी 2 क्वांटम नंबर्स पे किसी सेल की एनर्जी डिपेंड करती है। इट मींस थर्ड कंक्लूजन है द एनर्जी ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन two quantum numbers n and k। मीन्स अभी तक जो बोर ने एक्सप्रेस किया था कि एनर्जी फिक्स होती है ऑर्बिट की और वो केवल उसके n से हम डिसाइड कर सकते हैं, तो इसने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, केवल n पे डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी n और k पे। मीन्स एनर्जी ऑफ सेल not expressed by one quantum number n, it expressed by both quantum number n and k, दोनों पे डिपेंड करेगी। यानी कि एनर्जी का जो बोर ने फॉर्मूला दिया था फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए बोर का फॉर्मूला क्या था कि एनर्जी दिस इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर m z e स्क्वायर z को हटा दिया, हाइड्रोजन है, डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, मींस n पे डिपेंड करती है। लेकिन समरफील्ड ये बताता है, समरफील्ड के अकॉर्डिंग जो एनर्जी डिसाइड होगी वो 2 क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रही है, n और k दोनों पे।
मीन्स एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -2 पाई स्क्वायर m, Z1 हो जाएगा E स्क्वायर अपॉन n प्लस k स्क्वायर h स्क्वायर। इन पे डिपेंड करेगी। इन किसी भी शेल की एनर्जी हम दो क्वांटम नंबर से एक्सप्लेन करेंगे, n और k से, अकेले n से डिपेंड नहीं करेंगे। यानी बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। एक बार फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ शॉर्ट में। बोर मॉडल में एक्सप्लेन किया गया कि ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, और सपोज करो ये थर्ड सेल है। समरफेल्ड मॉडल ये एक्सप्लेन करता है कि ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, सेकंड सेल में 2 लेवल बने हुए हैं। थर्ड सेल है, थर्ड सेल में 3 लेवल बने हुए हैं। यहां से यहां की एनर्जी का गैप उसने फिक्स बता दिया था, विच इज डेल्टा ई। तो केवल एक लाइन आनी चाहिए, लेकिन इसने बताया कि नहीं, यहाँ से सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में जो लाइमन सीरीज आती है उससे 2 लाइंस बनती हैं, और दोनों फाइन लाइन होती है जिनके लैम्डा, इसका लैम्डा अगर लैम्डा 1 मान लूंगा और इसका लैम्डा 2 मान लूं, देन लैम्डा 1 एनर्जी का गैप कम है तो लैम्डा ज्यादा होगा, इज ग्रेटर देन लैम्डा 2, एंड लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 is approximately equal to 0, means approximately equal to 0 का मतलब d lambda this tends to 0, बहुत कम उसके अंदर गैप होता है, इसलिए इसने एक बता दिया था। लेकिन हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि गैप आता है उन दोनों के बीच में। ये इसी टाइप से इसने बताया कि यहाँ से यहाँ तक की जो एक लाइन आती है वो एक लाइन होती है लाइन स्पेक्ट्रम में। ये बोर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, और ये समरफील्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इसमें एक ही लाइन आएगी, इसके लिए जो एनर्जी का गैप होगा वो डेल्टा ई आ रहा है इस लाइन के लिए। ये भी लाइन लाइन है और ये भी लाइन लाइन है, इसको E1 दे रहा हूँ, इसको E2 दे रहा हूँ। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 फाइन लाइन बनेंगी, एक लाइन ये, एक लाइन ये और एक लाइन ये। और 3 जो फाइन लाइन बन सकती है, मैक्सिमम 3 बन सकती है इससे, और 3 जो फाइन लाइन बनेगी उनके लैम्डा में बहुत कम डिफरेंस होगा, मींस उनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस होगा। इसलिए हम मतलब लो रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से केवल एक लाइन देख पाएंगे, लेकिन हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से हम उसको 3 फाइन लाइन में देख सकते हैं। तो ये फाइन स्पेक्ट्रम है और ये लाइन स्पेक्ट्रम था, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसने बताया कि एनर्जी फिक्स होती है, वो लेवल्स में डिसोसिएट नहीं होती है। इसने बताया कि एनर्जी अपने लेवल्स में डिसोसिएट होती है जिनके बीच में एनर्जी का गैप बहुत कम होता है। यानी कि इसने बताया कि सेल्स होती है, और इसने बताया सेल्स के साथ साथ सब सेल्स भी होती हैं। यानी एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो वही रखा है, इसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वही रखा, लेकिन इसने इसके क्वांटम नंबर को चेंज किया, एक को के को। के इसने बताया कि के एक को यहाँ पे 1 हो सकता है और एक यहाँ पे 2 हो सकता है, एक यहाँ पे के 1 हो सकता है, के 2 हो सकता है और के 3 हो सकता है। के कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये कभी भी क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन किया। इसमें जो एजिमुथल क्वांटम नंबर होगी वो k 1 होगी फर्स्ट सेल के लिए, चेंजेबल नहीं है। k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, n की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू समरफील्ड। लेकिन बाद में ये समरफील्ड मॉडल की ड्रॉबैक थी, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सपोज करो न्यूक्लियस है, कैसा पाथ हो सकता है उसका, न्यूक्लियस के साथ साथ सर्कुलर पाथ है इलेक्ट्रॉन का। इसी टाइप से इलेक्ट्रॉन का कौन सा पाथ हो सकता है, एलिप्टिकल। तो अगर सर्कुलर पाथ है तो ये और ये मैं इसका मेजर एक्सिस नाम दे रहा हूं, और ये इसका मैं माइनर एक्सिस नाम दे रहा हूं। और माइनस एक्सिस के इक्वल नहीं होता, डिपेंड्स अपॉन एजिमुथल क्वांटम नंबर एंड इट डिपेंड्स अपॉन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये n पे डिपेंड करेगा और ये k पे डिपेंड करेगा। अगर पाथ इलेक्ट्रिकल होता है तो ये न्यूक्लियस है, ये पाथ कौन सा था, सर्कुलर था, और ये पाथ हो गया इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रॉन का पाथ कौन सा हो गया, इलेक्ट्रिकल। तो उस कंडीशन में ये मेजर एक्सिस है, मींस n है, और ये माइनर एक्सिस है, मींस k है। इसी टाइप से अगर पाथ और भी चेंज होता है तो ये पाथ कौन सा है, सर्कुलर पाथ है, ये पाथ कौन सा हो गया,
एन और ये के एक्सेस हो गया। इसको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। इसने कहा कि अगर सर्कुलर पाथ है तो एन और के की वैल्यू इक्वल होगी, और इसने कहा कि अगर सर्कुलर पाथ नहीं है, एलिप्टिकल पाथ है, तो मेजर एक्सिस और जो माइनर एक्सिस है उसकी वैल्यूज अलग अलग होगी, और अलग अलग है तो मॉडल कैसा हो जाएगा, एलिप्टिकल। कहने का मतलब ये है कि अगर हम n is 3 देखते हैं, if n is 3, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो कितनी यूज की हमने 3, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि एक तो पाथ कैसा हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, एक पाथ कैसा हो सकता है, एलिप्टिकल इस टाइप से, और एक पाथ इस टाइप से एलिप्टिकल हो सकता है। कंडीशन ये कि इसका न्यूक्लियस अगर यहाँ लेते हैं तो ये इसका कौन सा एक्सिस होगा, मेजर, सॉरी माइनर, और ये कौन सा है, मेजर है। यहाँ पे इसका मेजर एक्सिस कौन सा है, ये वाला है, और यहाँ पे इसका मेजर एक्सिस कौन सा है, ये वाला है। यानी कि दिस एंड दिस एंड दिस, these are major axis, and this and this and this, these are minor axis। ये n है और ये k है। मेजर एक्सिस अगर इसके लिए लेते हैं तो इसके लिए n की वैल्यू 3 होगी और k की वैल्यू भी 3। इसके लिए लेते हैं तो इसके लिए n की वैल्यू तो 3 है, लेकिन इसके लिए k 2 हो गया। इसके लिए लेते हैं तो इसके लिए n की वैल्यू 3 है, लेकिन k 1 हो गया। अगर n और k की वैल्यू इक्वल है तो उस कंडीशन में सर्कुलर पाथ होगा, और n और k की वैल्यू इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में सर्कुलर पाथ नहीं होगा। कौन सा पाथ होगा, एलिप्टिकल। यानी कि दो पाथ बन सकते हैं यहाँ पे एलिप्टिकल, और एक पाथ की कंडीशन बन सकती है सर्कुलर की। मींस रेशियो अगर दोनों का लिया जाए n/k which is equal to length of major axis divided by length of minor axis, then which can equal to 1 or greater than 1। ये एक के इक्वल हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। अगर n is equal to k, then n by k is 1, और ये कंडीशन है तो पाथ कौन सा होगा, सर्कुलर पाथ होगा। और कंडीशन ये है कि n by k is greater than 1, then elliptical पाथ होगा। ये कंडीशन बन सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि k एक एजिमुथल क्वांटम नंबर है और n एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। मींस वैल्यूज ऑफ n is number of shell or stationary state or orbit, and values of k is equal to 1, 2, 3 and equal to n। k किसके इक्वल तक हो सकता है, n के इक्वल तक हो सकता है। 1, 2, 3 और n तक की वैल्यू हो सकती है। यानी हमेशा n by k की वैल्यू एक से ज्यादा या एक के इक्वल हो सकती है। मींस इसके अकॉर्डिंग क्या बता सकते हैं कि फॉर फर्स्ट सेल, या फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि नंबर ऑफ सब सेल होंगी, नंबर ऑफ सब सेल विच इज इक्वल टू n। यानी कि जो सेल होती है उसकी उतनी ही नंबर ऑफ सब सेल होती है अकॉर्डिंग टू समरफेल्ड, n के इक्वल होंगी। और इसको हम इस टाइप से भी नोट कर सकते हैं कि वैल्यूज ऑफ k की जितनी वैल्यूज होंगी, जैसे k की वैल्यू n तक हो सकती है, 1 से n तक, k कैन नॉट बी 0। k को हमने 0 क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 0 पुट करेंगे मैथमेटिकली हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए k को हमने 0 यहाँ पे पुट नहीं किया है। तो नंबर ऑफ सब शेल होती है n होती है, और वैल्यूज ऑफ k के इक्वल भी होती है। यानी इसको मैं दूसरे टाइप से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज करो आपके पास फर्स्ट शेल है, तो समरफील्ड के अकॉर्डिंग फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1 होगी और k की केवल एक वैल्यू हो सकती है 1। क्यों? क्योंकि k की वैल्यू जो होती है 1 to n होती है, और n is 1, k की केवल एक वैल्यू है 1।
देन फर्स्ट सेल के लिए n by k which is equal to 1 by 1 which is equal to 1, यानी फर्स्ट सेल इज ऑलवेज सर्कुलर, और मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सर्कुलर को हम यहाँ पे स्फेरिकल भी नाम दे रहे हैं, ऐसा होगा। और जब सेकेंड सेल होगी, यानी फर्स्ट सेल की ओनली वन सब सेल होगी, n is 1, then number of सब सेल is also 1। सेल के अंदर सब सेल्स होती है, फर्स्ट सेल की एक ही सब सेल होती है जिसके लिए k की वैल्यू 1 होती है। सेकेंड सेल के लिए नंबर ऑफ सब सेल्स 2 हो जाएंगी, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 2, और n की वैल्यू 2 है तो नंबर ऑफ सब सेल्स भी कितने हो जाएंगे 2। यानी कहने का मतलब है कि फर्स्ट सेल की एक सब सेल, सेकंड सेल की 2 सब सेल, थर्ड सेल की 3 सब सेल, फोर्थ सेल की 4 सब सेल, 5 सेल की 5 सब सेल, इस टाइप से चलेंगे। तो नंबर ऑफ सब सेल्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं। तो सेकंड सेल में नंबर ऑफ सब सेल 2 n, या फिर वैल्यूज ऑफ k के इक्वल होगी, और k की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू तो 1 हो गई, और k की यहाँ पे 2 वैल्यू हो सकती है 1 और 2, सॉरी n की वैल्यू 2 हो गई और k की यहाँ पे 2 वैल्यू हो सकती है, क्योंकि 1 to n तक हो सकती है, 2 वैल्यू हो सकती है, एक 1 हो सकती है और एक 2 हो सकती है। तो k पे डिपेंड करेगा सब सेल्स, मींस नंबर ऑफ सब सेल्स कितने हो गए 2 हो गए। एक सब सेल ऐसी होगी, इसके केस में एक सब सेल ऐसी होगी जिसमें n is 2 होगा और k is 2 होगा, n और k दोनों क्या रहेंगे 2 रहेंगे। देन इसके लिए क्या हो जाएगा n by k which is equal to 2 by 2 which is 1। तो एक तो होगी सर्कुलर और एक हो जाएगी n by k which is equal to 2 by 1 means 2 more than 1 है, इसका मतलब एक होगी एलिप्टिकल, एक सर्कुलर होगी और एक कैसी होगी एलिप्टिकल होगी। तो इसको हम इस टाइप से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि फर्स्ट सेल तो ये है, सेकेंड सेल ये है, ये कौन सा हो गया n is 2, ये फर्स्ट सेल थी और ये सेकेंड सेल, n is 1 and k is 1, सेकेंड n is 2 and k is 2 and n is 2 and k is 1, k is 1 आते ही एलिप्टिकल हो जाएगा, और ये इस टाइप से बनेगा। इसी टाइप से अगर मैं बात करूं थर्ड सेल के केस में, थर्ड सेल, तो थर्ड सेल के लिए n is 3, then number of sub cell is also 3, which is equal to values of k, 1, 2 and 3, 3 सब सेल्स हैं जिनके लिए k की वैल्यू कितनी है, एक है, एक के लिए 2 है और एक के लिए 3, यानी कि 3 कंडीशन हो सकती हैं इसमें। एक में तो n by k which is 3 by 3 हो सकता है, which is 1। तो एक सेल तो सर्कुलर हो सकती है, सब सेल सर्कुलर होगी एक तो, और एक में कंडीशन आ जाएगी n by k which is 3 by 2, ये एलिप्टिकल होगी। एक में कंडीशन होगी n by k is equal to 3 by 1, ये भी एलिप्टिकल होगी। और जितनी k की वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे माइनर एक्सिस कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में एक तो हम कौन सी बना सकते हैं सर्कुलर सब सेल, एक ही एलिप्टिकल और एक ही एलिप्टिकल होगी। इस कंडीशन में इसके लिए n3 है k3 है, सर्कुलर है। इस कंडीशन में n3 है k2 है, और इस कंडीशन में n3 है लेकिन k की वैल्यू 1 यूज की है। तो ये तो हो गई सर्कुलर, और ये दो कैसे हो जाएंगी एलिप्टिकल, मींस हर एक सेल में एक सर्कुलर सब सेल होगी और बाकी एलिप्टिकल होगी। अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ सेल, तो फोर्थ सेल के केस में n is 4, नंबर ऑफ सब सेल भी 4 हो जाएंगे। सब सेल होते क्या है, सेल के अंदर के एनर्जी लेवल्स को, सेल के अंदर भी एनर्जी लेवल डिवाइड्स होते हैं जिनको हम नाम दे रहे हैं सब सेल्स। ये कितनी हो जाएंगी 4, किस टाइप से वैल्यूज k की वैल्यू पर डिपेंड करेगी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 to n तक की वैल्यूज होंगी इसकी।
तो उस कंडीशन में क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 4 वैल्यू हो सकती है। n/k 4/4 हो सकता है, तो सर्कुलर को बाद में जाके हम स्फेरिकल नाम दे रहे हैं। n/k 4/3 हो सकता है, n/k 4/2 हो सकता है, n/k 4/1 हो सकता है। तो इन कंडीशंस में जो सब सेल बनेंगी वो कैसी होगी, एलिप्टिकल। इन 4 केस बनेंगे, फोर्थ के लिए एक सर्कुलर और 3 एलिप्टिकल। इसमें ये तो कैसा है सर्कुलर, इसके लिए n is equal to 4 and k is 4, इसके लिए n 4 है, k 3 है, इसके लिए n 4 है, k 2 है, और इसके लिए n 4 है और k 1 है। यानी कि वन सेल सर्कुलर, वन सब सेल सर्कुलर और बाकी की कैसे होंगी, एलिप्टिकल। मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस इसको नहीं मिला समरफील्ड को, लेकिन इसने जो आइडिया दिया सब सेल का, ये मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी इसी चीज पे डिपेंड करती है कि जो सेल की एनर्जी होती है वो उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर मींस सेल की एनर्जी लेवल और उसमें प्रेजेंट सब सेल के एनर्जी लेवल्स पे डिपेंड करती है, उसका ओरिएंटेशन भी उस टाइप का होता है। और मॉडर्न कंसेप्ट भी ये कहता है कि फर्स्ट सेल जो एक किसी भी सेल के अंदर जो सब सेल्स बनी होती हैं वो उस नंबर ऑफ सेल के इक्वल होती है। नंबर ऑफ सेल अगर 5 है तो उसकी 5 सब सेल होगी, नंबर ऑफ सब सेल अगर 6 है तो उसकी 6 सब सेल होगी। और उन सभी सब सेल्स में एक कैसी होगी, सर्कुलर और स्फेरिकल होगी, जिसको आजकल स्फेरिकल नाम देते हैं मॉडर्न में, और बाकी एलिप्टिकल होगी। मींस केवल फर्स्ट सेल ही स्फेरिकल और सर्कुलर हो सकती है, बाकी की क्या होंगी, एलिप्टिकल होगी। इसके बाद बात कर रहा हूं मैं लिमिटेशंस ऑफ समरफील्ड मॉडल की। इसकी लिमिटेशन सिर्फ ये रही, हाई रिजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोप से इसने देखा था, उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही किया। इसने कहा कि सेल्स में भी एनर्जी लेवल्स बने हुए होते हैं जो ईचीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट में भी एक्सप्लेन किए गए थे कि एक स्पेक्ट्रम लाइन कई लाइंस में डिसोसिएट हो सकती है। तो फाइन लाइन का जो स्पेक्ट्रम इसने दिया उसके अकॉर्डिंग इसने बताया कि सेल्स में भी एनर्जी लेवल्स बने होते हैं, सब सेल्स बनी होती है, जो इनका बिल्कुल सही था। पाथ को भी एक्सप्लेन किया, लेकिन जो मॉडर्न कंसेप्ट है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट के जो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर था या फिर एजिमुथल क्वांटम नंबर था, इसकी वैल्यू समरफील्ड के अकॉर्डिंग तो बताई गई कि इसकी 1 to n होती है, लेकिन बाद में इसको रिप्लेस किया गया, k को रिप्रेजेंट किया मॉडर्न कंसेप्ट में l से, जिसको हम सब्सिडियरी आगे आएगा, आगे बताऊंगा मैं आपको, और एजिमुथल क्वांटम नंबर ही नाम देते हैं। लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 0 to n-1 होती है, मींस वैल्यूज वही है, यानी कि एक सब्सिडियरी क्वांटम नंबर की हम वैल्यू 0 यूज करेंगे यहाँ पे, यानी कि 0 से n-1 तक चलेगी, जिसने कहा कि 1 से n तक होती है। मैथमेटिकली ये हम यूज भी करेंगे, और मैथमेटिकली जो एंगुलर मोमेंटम मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम L से डिसाइड करेंगे, विच इज h/2π रूट ऑफ L into L+1, इससे मतलब एक्सप्लेन करेंगे। जबकि इसने बताया समरफील्ड ने कि ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू k h/2π, जो कि गलत था। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम तो nh/2π से हम एक्सप्लेन करेंगे मॉडर्न के अकॉर्डिंग, लेकिन ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल है वो ऑर्बिट था, उसको हम h/2π रूट L into L+1 से एक्सप्रेस करेंगे। और एजिमुथल क्वांटम नंबर को इसमें मॉडर्न कंसेप्ट में L रिप्रेजेंट किया गया, इसमें K रिप्रेजेंट किया था, इसने वैल्यू 1 to n बताई थी, और मॉडर्न कंसेप्ट ये बताते हैं कि वैल्यूज की 0 to n-1 मींस वैल्यूज उतनी होंगी, नंबर ऑफ सब सेल्स उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, लेकिन 0 से n-1 तक की वैल्यूज यूज करेंगे। फिर एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि एलिप्टिकल सब सेल्स ये एलिप्टिकल ऑर्बिट्स को एक्सप्लेन किया समरफील्ड ने फाइन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग, लाइन स्पेक्ट्रम नहीं, फाइन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग,
ये सब कुछ एक्सप्लेन किया। 2 टाइप की क्वांटम नंबर्स यूज की, सेल की एनर्जी को एक्सप्लेन किया कि सेल की एनर्जी 2 टाइप की क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करेगी। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम में भी थोड़ा सा चेंज कर दिया था इसने, लेकिन बाद में इसको हमने चेंज करिए मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। और इसने एक सब्सिडियरी क्वांटम नंबर दी, वो सब सेल्स पे डिपेंड करती है। और इसी आइडिया से मॉडर्न कंसेप्ट चला, और आज भी मॉडर्न कंसेप्ट ये बताता है कि सेल्स के अंदर एनर्जी लेवल्स डिवाइड होते हैं, जिनको हम सब सेल्स नाम देते हैं। और एक जो ऑर्बिट होता है, जितना ऑर्बिट का नंबर है उतनी उसकी सब सेल्स होती है। इसने भी इसी को एक्सप्लेन किया कि उतनी उसकी सब सेल्स होंगी। फिर आज का मॉडर्न कंसेप्ट ये बता रहा है कि जो सर्कुलर पाथ है वो सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल पाथ है। वो इसने बताया कि पाथ कैसा है, सर्कुलर है, यानी कि हर शेल के अंदर एक पाथ स्फेरिकल हुआ मॉडर्न के अकॉर्डिंग, और इसके अकॉर्डिंग कैसा था, सर्कुलर पाथ था, और बाकी एलिप्टिकल हुआ। मॉडर्न कंसेप्ट भी इसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं कि एक पाथ उसमें सर्कुलर होता है, यानी स्फेरिकल होता है। यानी कि पूरे एटम के अंदर अगर हम देखें तो केवल फर्स्ट सेल ही स्फेरिकल हो सकती है, और उसमें केवल एक सब सेल होगी, उसमें n की वैल्यू 1 और k की वैल्यू भी 1 होगी। इतना मैंने आपको समझाया, आपने अगर समझ लिया हो तो मेरी जो फोटो आपको दिख रही हो उसको लाइक करें और उसको प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।